हेलो बच्चा लोग। सेकेंड लेक्चर ऑफ वर्क पावर एंड एनर्जी। हम लोग क्या लास्ट लेक्चर हम लोगों ने क्या पढ़ा? वर्क डन बाय फोर्सेस, पॉजिटिव कब होता है, नेगेटिव क्या होता है, देन वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स पढ़ा। अभी हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं? टाइप्स ऑफ फोर्स फील्ड। टाइप्स ऑफ फोर्स फील्ड, टाइप राइट डाउन, टाइप्स ऑफ फोर्स फील्ड, टाइप्स ऑफ फोर्स फील्ड। क्या है ये? टाइप्स ऑफ फोर्स फील्ड। तो बेसिकली देयर आर टू टाइप ऑफ फोर्स फील्ड। फर्स्ट वन इज कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड, कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड, एंड सेकेंड वन इज नॉन कंजर्वेटिव, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड। ओके, so basically there are two type of force field. first one is conservative and second one is non conservative. conservative में क्या होता है कि वर्क डन पाथ पे डिपेंड नहीं करता। डेफिनेशन वगैरह मैंने लिखा रहा हूँ, इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा दे रहा हूँ। तो फर्स्ट पॉइंट इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या लिखेंगे? वर्क डन डज नॉट डिपेंड ऑन पाथ। वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड does not depend on path followed by particle. ओके, दूसरा चीज अगर हम लोग क्या देखें यहाँ पे, तो अगर कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड है तो वर्क डन इन अ साइक्लिक पाथ क्या हो जाएगा? जीरो। मतलब अगर पार्टिकल एक साइक्लिक पाथ में मूव किया है तो वर्क डन क्या हो जाएगा? जीरो। ओके, तो हम लोग क्या लिखेंगे? सेकंड पॉइंट कि वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इन अ साइकिल विल बी जीरो। ओके, हम लोग क्या लिखेंगे नेक्स्ट? वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स in a cycle will be zero, मतलब कि सपोज कोई पार्टिकल A से B गया, B से यहाँ गया, फिर यहाँ से यहाँ गया, फिर यहाँ से यहाँ आ गया, ऐसे बाई फॉलोइंग ए साइकिल। तो ये क्या अगर वर्क डन जीरो है तो क्या होगा? कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड होगा। ठीक है, कोई ज़रूरी नहीं है ऐसा, ऐसे भी जा सकता है, ऐसे भी जा सकता है, ऐसे 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 कैसे भी। ठीक है, ये होता है कंजर्वेटिव फोर्स। अगर कंजर्वेटिव फोर्स का मैं डेफिनेशन लिखूं तो आप बोल सकते हैं कि कंजर्वेटिव फोर्स इज ए फोर्स फील्ड इन व्हिच वर्क डन डज नॉट डिपेंड ऑन पाथ एंड वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड इन अ साइक्लिक पाथ विल बी जीरो। ओके, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड क्या होता है? नॉन कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड क्या होता है बच्चा? नॉन कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड क्या होता है कि वर्क डन पाथ पे डिपेंड करता है। तो हम लोग क्या लिखेंगे? ऑप्शन पहला पॉइंट, वर्क डन by non-conservative force field, non-conservative force depends on path, and option B, work done by non-conservative force in a cycle will not be zero. Okay, तो work done by non-conservative force, ये डिफरेंस भी है, by non-conservative force in a cycle will not be zero. ओके, इसका मैं अगर एग्जाम्पल दूं कंजर्वेटिव फोर्स का, तो एक है ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स कैसा है? कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड है। ग्रेविटेशनल फोर्स कैसा है? कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड है। दूसरा एग्जाम्पल दूं, दूसरा एग्जाम्पल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ये कैसा फोर्स फील्ड है? कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड। अगर मैं तीसरा एग्जाम्पल दूं तो स्प्रिंग फोर्स भी कैसा है बच्चा? कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड। ओके, अगर मैं इनके एग्जाम्पल्स दूं तो फ्रिक्शन कैसा है बच्चा? नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है। क्या है? फ्रिक्शन नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। ओके, तो वर्क डन बाय ग्रेविटी पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा, वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा। ठीक है, इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर डिपेंड करता है। सेम तरीके से स्प्रिंग का होगा।
लेकिन वर्क डन बाय फ्रिक्शन पाथ पे डिपेंड है। और साथ साथ फ्रिक्शन के दौरान जो वर्क डन होगा, फ्रिक्शन के दौरान जो वर्क डन होगा वो एक साइकिल में जीरो भी नहीं होता है, इसलिए ये क्या होता है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड होता है। ओके, कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव में जेई क्लास में बहुत डिटेल में पढ़ोगे। ओके, वहाँ पे वहाँ पे आपको पता भी लगाना होगा कि कौन सा फोर्स फील्ड कंजर्वेटिव है, कौन सा नहीं है, इक्वेशन दे दिया जाएगा। ओके, तो खैर अभी आप लोगों को इतना ध्यान रखना है। ओके, अब देखते हैं कि ग्रेविटी कैसे आपका कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड हो जाता है। अगर हम लोग देखें तो वर्क डन बाय ग्रेविटी अगर मैं बोलूँ तो वो कैसे कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड हो जाता है ना। वर्क डन बाय ग्रेविटी कैसे कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड हो जाता है ये देखते हैं। तो फर्स्ट लिखें, हाँ एक चीज़ और लिखो, ऑल सेंट्रल फोर्सेस आर कंजर्वेटिव फोर्स। सेंट्रल फोर्स जानते हो ना, सेंट्रल फोर्स, मान लो ये मास m1 है, ये m2 है, तो इन दोनों के बीच फोर्स इन दोनों को पार्टिकल को ज्वाइन करने वाली लाइन के अलोंग लगता है, मतलब ऐसे ऐसे, है ना। ऐसे नहीं कि ऊपर की तरफ ऐसे, ये ऐसे नहीं लगता है, अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग। सेम तरीके से इलेक्ट्रिक फोर्स भी ऐसे लगता है दो चार्ज पार्टिकल के बीच, तो इन्हें सेंट्रल फोर्स कहा जाता है। तो ऑल सेंट्रल फोर्सेज आर कंजर्वेटिव फोर्स। ओके, सो नेक्स्ट देखते हैं वर्क डन बाय ग्रेविटी। वर्क डन बाय ग्रेविटी, अब आपसे यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि प्रूव दैट वर्क डन बाय ग्रेविटी इन ए साइकिल विल बी जीरो, और प्रूव दैट ग्रेविटेशनल फोर्स इज ए कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड। ओके, तो चलो हम लोग देखते हैं क्या होता है। मैं दो एग्जांपल दूंगा आप लोगों को वहाँ से प्रूफ हो जाए कैसे कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड। मान लेता हूँ ये ग्राउंड है, दिस इज ग्राउंड, है ना। एक बॉल को मैंने यहाँ से उठा के h हाइट पे ले गया। कितनी हाइट पे? h हाइट पे। फिर इसको यहाँ से यहाँ लेके आया, फिर उसको यहाँ से यहाँ लेके आया, फिर इसको यहाँ से यहाँ लेके आ गया, ऐसे फॉलोइंग दिस पाथ। ओके, A से B लेके गया, देन B से C लेके गया, देन C से D लेके गया, है ना, h हाइट। इसको मान लेते हैं x, इसको मान लेते हैं x, है ना। तो वर्क डन, नेट वर्क डन कितना आ जाएगा? नेट वर्क डन कितना आ जाएगा बोलो? वर्क डन फ्रॉम A टू B प्लस वर्क डन फ्रॉम B टू C प्लस वर्क डन फ्रॉम C टू D प्लस वर्क डन फ्रॉम D टू A। दिस इज द नेट वर्क डन। वर्क डन फ्रॉम A टू B कितना आ जाएगा बोलो? इसका मास मान लेते हैं m है, इसका मास मान लेते हैं कितना है? m है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स mg नीचे लगेगा और बॉल ऊपर की तरफ जा रहा है, डिस्प्लेसमेंट ऊपर हो, तो थीटा कितना? 180 डिग्री। वर्क डन क्या हो जाएगा? माइनस, तो मैं क्या लिखूंगा? माइनस mgh प्लस वर्क डन इन BC। इस ड्यूरेशन में क्या होगा? ऐसे फोर्स तो इधर लगेगा mg, डिस्प्लेसमेंट इधर थीटा 90 डिग्री, तो क्या आ जाएगा? 0। CD में क्या होगा? मास ऐसे नीचे आ रहा है तो ग्रेविटेशनल फोर्स mg नीचे, डिस्प्लेसमेंट h भी नीचे, तो क्या आ जाएगा? प्लस mgh प्लस वर्क डन इन दिस प्रोसेस, डिस्प्लेसमेंट इधर की तरफ है, ग्रेविटेशनल फोर्स ऐसे mg नीचे लगेगा, एंगल 90 डिग्री, तो क्या आ जाएगा? 0। अब ये प्लस mgh माइनस mgh कैंसिल होकर कितना आ जाएगा? 0। सो वर्क डन, नेट वर्क डन क्या आ गया? 0। तो इससे क्या प्रूफ होता है? कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड है। क्या है ये? कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड है। अच्छा, मान लेते हैं दूसरा केस, मान लेता हूं मैं एक बॉल को जिसका मास m है, दिस इज h। ओके, दिस इज h, यहां से यहां लेके आया गया। कहां से? यहां से यहां लेके आया गया। दिस एंगल इज थीटा। कैलकुलेट वर्क डन, कैलकुलेट वर्क डन। तो मैं क्या करूंगा? मैं मान लेता हूं इसका L, तो मैं क्या देखूंगा कि ग्रेविटेशनल फोर्स तो नीचे लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट इधर की तरफ हो रहा है r, तो मैं वर्क डन बाय ग्रेविटी क्या लिखूंगा? mg, फोर्स हो गया ग्रेविटेशनल, इंटू r इंटू कॉस थीटा। अब मैं अगर इस ट्रायंगल से देखूं, r का वैल्यू कितना? mg, r का वैल्यू कितना? l। अगर मैं इस ट्रायंगल से देखूं कॉस थीटा क्या आ जाएगा? h बाई l आ जाएगा। l से कितना आ गया? mgh। कितना आ गया? mgh, मतलब कितना हाइट वो डिसेंड हुआ।
सेम तरीके से अगर मैं इस बॉल को यहाँ से यहाँ लेके जाऊँ तो वर्क डन कितना आ जाएगा माइनस एम जी एच, या आप लिख सकते हो वर्क डन कितना आ जाएगा माइनस एम जी साइन थीटा इंटू एल, और साइन थीटा क्या आ जाएगा इस ट्रायंगल से, ओह आई हैव डन सम मिस्टेक आई थिंक, do I have done some mistake? I have done some mistake. Wait. हाँ देखो मिस्टेक मिल गया। वर्क डन क्या होगा बच्चा, माइनस एम जी एच होगा। क्या होगा, माइनस एम जी एच होगा। अभी ध्यान से देखो यहाँ पे तो जब ऊपर की तरफ जा रहा होता है ये ऊपर की तरफ, तो क्या क्या था इस पर ग्रेविटेशनल फोर्स एम जी ऐसे लग रहा है, और डिस्प्लेसमेंट इधर की तरफ हो रहा, दोनों के बीच एंगल कितना होगा, बोलो एंगल कितना होगा बच्चा, ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा, है ना, तो ये एंगल कितना आ जाएगा 90 माइनस थीटा, और ये 90 है तो ये एंगल कितना आ जाएगा थीटा, तो ये एंगल कितना 90, यानी कि ये पूरा एंगल कितना आ जाएगा 90 प्लस थीटा। मैं क्या लिखूंगा, वर्क डन एम जी इंटू एल इंटू साइन 90 प्लस थीटा, ये क्या होता है माइनस कॉस थीटा, तो क्या आ जाएगा माइनस एम जी एल कॉस थीटा, और कॉस थीटा की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ एच बाई एल, तो ये फिर से आ जाएगा माइनस एम जी एच। मतलब वर्क डन बाय ग्रेविटी पाथ पे डिपेंड नहीं कर रहा है। मैं अगर बॉल को चाहे यहाँ से इस पाथ को फॉलो कर तो यहाँ पे लेके जाऊँ, या यहाँ से डायरेक्टली ऐसे ऊपर की तरफ लेके जाऊँ, या यहाँ से डायरेक्टली ऐसे यहाँ पे लेके जाऊँ फिर यहाँ पे लेके जाऊँ, तो वर्क डन क्या रहेगा, सेम ही रहेगा, पाथ पे डिपेंड नहीं कर रहा है, इसीलिए कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड होता है ना। तो मैं अगर सिंपल वे में बोलूँ, ध्यान से देखो, मुझे फाइनली फिर से समझाता हूँ, है ना, मुझे फाइनली क्या करना है बच्चा, यहाँ ए से यहाँ बी पे पहुँचना है, कहाँ पे, ए से बी पे पहुँचना है, एल है, दिस एंगल इज थीटा, दिस हाइट इज एच, तो ये भी एच हो जाएगा। तो मैं चाहे यहाँ से इस पाथ को फॉलो करते हुए जाऊँ, चाहे इस पाथ को फॉलो करते हुए जाऊँ, चाहे इस पाथ को फॉलो करते हुए जाऊँ, वर्क डन क्या आएगा, सेम आएगा। कितना आएगा, माइनस एम जी। देखें अगर मैं मान लेते हैं ए, इसको डी मान लेते हैं, पाथ जो फॉलो किया पाथ ए सी डी, तब वर्क डन कितना आ जाएगा, बोलो हम लोग क्या डिवाइड कर सकते हैं, वर्क डन अलोंग पाथ ए सी प्लस वर्क डन अलोंग पाथ सी बी, सी से बी जाने में, तो वर्क डन अलोंग पाथ ए सी क्या आ जाएगा, ग्रेविटेशनल फोर्स नेचर डिस्प्लेसमेंट दर जीरो आ जाएगा, प्लस वर्क डन अलोंग पाथ सी बी क्या आ जाएगा, ग्रेविटेशनल फोर्स एम जी एच, और ध्यान से देखें जब इसको आप ऊपर ले जा रहे हो तो एम जी तो नीचे लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट ऊपर हो तो माइनस आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा माइनस एम जी एच, यानी वर्क डन अलोंग ए सी डी कितना आ गया, माइनस एम जी एच। सेम तरीके से इसके अलोंग भी प्रूव कर सकते हैं हम लोग कि वर्क डन अलोंग ए डी बी क्या आ जाएगा, ए सी बी है सॉरी, ए डी बी क्या आ जाएगा, माइनस एम जी एच, और वर्क डन अलोंग दिस लाइन एंड वर्क डन अलोंग ए टू बी डायरेक्टली पहुंचने में भी कितना आएगा, माइनस एम जी एच। अभी हमने प्रूव करके दिखाया वो चीज़, है ना। तो वर्क आप ए से बी कैसे भी जा रहे हो, पाथ पे डिपेंड नहीं कर रहा, वर्क डन हमेशा सेम है ना। तो ये कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड के लिए होता है। तो अगर मैं क्वेश्चन बोलूँ, ठीक है, तो आप नोट कर लो, वर्क डन बाय ग्रेविटी डज नॉट डिपेंड ऑन पाथ। ये कितना डिपेंड करता है, कितना हाइट वो ऊपर गया, डिपेंड्स ऑन हाइट एक्सटेंडेड और डिसेंडेड। ओके, हाइट कितना ऊपर गया या हाइट कितना नीचे आया, वर्क डन बाय ग्रेविटी सिर्फ इस पे डिपेंड करता है। पाथ फॉलो डिपेंड, पाथ के कौन सा फॉलो किया है ये डिपेंड नहीं करता है इस पर। जैसे एक छोटा सा क्वेश्चन मैं पूछूं, चलो ए बी 1 2 सी, ओके, एक पार्टिकल को ए से बी पे पहुंचाया गया है अलोंग बाय चूजिंग 3 पाथ, ए सी बी, ए टू बी, ए वन बी। ऑप्शन ए क्या कह रहा है, वर्क डन अलोंग पाथ ए वन बी
इज ग्रेटर दैन वर्क डन अलोंग ए टू बी इज ग्रेटर दैन ए सी बी। ऑप्शन बी क्या कह रहा है, वर्क डन इज इक्वल टू कौन सा करेक्ट होगा, जल्दी से बता दें। तो कौन सा करेक्ट होगा, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। यहाँ पे कौन सा करेक्ट होगा, ऑप्शन बी। कोई पाथ फॉलो कर लो भाई, वर्क डन बाय ग्रेविटी सेम रहेगा, वर्क डन बाय ग्रेविटी इस पाथ के लॉन्ग, वर्क डन बाय ग्रेविटी इस पाथ के लॉन्ग, वर्क डन बाय ग्रेविटी इस पाथ के लॉन्ग, क्या रहेगा, सेम रहेगा। वर्क डन बाय ग्रेविटी क्या रहता है बच्चा, सेम रहता है, क्योंकि फाइनली जब पार्टिकल यहाँ से यहाँ पहुंचेगा तो ग्राउंड से कितना हाइट पे होगा, एच हाइट, है ना। तो वर्क डन बाय दिस पाथ, वर्क डन बाय दिस पाथ एंड वर्क डन अलोंग दिस पाथ बाय ग्रेविटी क्या रहेगा, सेम रहेगा। डजंट मैटर वो कौन सा पाथ चूज कर रहा है, ओके। बट फ्रिक्शन के केस में क्या होता है, फ्रिक्शन के केस में पाथ डिपेंडेंट होता है ना, इसलिए उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस बोलते हैं। नेक्स्ट राइट डाउन वर्क डन बाय अ स्प्रिंग। स्प्रिंग भी कंजर्वेटिव है ना, वर्क डन बाय, तो वर्क डन बाय ग्रेविटी क्या क्या हो सकता है, वर्क डन बाय ग्रेविटी क्या हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है ना। नेक्स्ट लिखें वर्क डन बाय स्प्रिंग, वर्क डन बाय अ स्प्रिंग, वर्क डन बाय अ स्प्रिंग, वर्क डन बाय अ स्प्रिंग, वर्क डन बाय स्प्रिंग। स्प्रिंग क्या होती है हम लोग जानते हैं सभी लोग, ध्यान से देखें स्प्रिंग क्या होती है, दिस इज अ स्प्रिंग, है ना, ये स्प्रिंग मासलेस है। अभी हम लोग इसी केस के लिए डराइव करेंगे। स्प्रिंग अभी क्या है, मासलेस है, we will derive for this case only। चलो, नेचुरल लेंथ का मतलब क्या होता है, अभी तो आप लोगों को आइडिया लग ही चुका होगा। नेचुरल लेंथ का मतलब क्या होता है, स्प्रिंग में कोई इलॉन्गेशन कोई कॉम्प्रेशन नहीं है, मतलब नो इलॉन्गेशन और नो कॉम्प्रेशन इन द स्प्रिंग। तो अगर जीरो है मतलब x का वैल्यू क्या है, जीरो, कोई इलॉन्गेशन कोई कॉम्प्रेशन नहीं है, तो स्प्रिंग फोर्स Fs क्या होता है, kx, तो स्प्रिंग फोर्स भी क्या होगा, जीरो। जब कोई इलॉन्गेशन ही नहीं है, कोई कॉम्प्रेशन ही नहीं है, स्प्रिंग नेचुरल लेंथ में है, तो स्प्रिंग कोई फोर्स लगाएगी क्या, नहीं। ये सारी चीज हम लोग पढ़ चुके हैं, है ना। अब मैं क्या करता हूं, मान लेता हूं एक जनरल केस लेके चलते हैं। मान लेता हूं इस स्प्रिंग जो है कुछ x इलॉन्गेटेड थी, ये नेचुरल लेंथ है, दिस इज नेचुरल लेंथ, नेचुरल लेंथ। मान लेते हैं स्प्रिंग पहले से ही कुछ इलॉन्गेटेड थी, स्प्रिंग पहले से ही कुछ इलॉन्गेटेड थी, इतना x अमाउंट, और इसको F फोर्स लगा के खींचा जा रहा था। तो स्प्रिंग किधर फोर्स लगाएगी बताओ, स्प्रिंग फोर्स इधर लगाएगी, कितना, kx। डिस्प्लेसमेंट स्प्रिंग में किधर हुआ है बोलो, स्प्रिंग में डिस्प्लेसमेंट किधर हुआ है, इधर की तरफ, x। तो ये जो फोर्स लगा रहा है बहुत धीरे धीरे लगा रहा है, बहुत धीरे धीरे, कोई एक्सीलरेशन नहीं, तो यहां से F इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, kx। तो वर्क डन कितना आ जाएगा बोलो, F dx cos थीटा। स्प्रिंग कितना फोर्स लगा रहा है, kx, डिस्प्लेसमेंट कितना है, ओ सॉरी ये dx, ओ सॉरी x था, है ना। अब मान लेते हैं बहुत थोड़ा सा इसको खींचा गया इधर की तरफ, dx छोटा सा, बहुत छोटा सा खींचा गया, तो फोर्स इधर लगेगा, dx उधर की तरफ हो रहा है। सिंपल बात है, इनिशियली स्प्रिंग नेचुरल लेंथ पे था, हमने x खींच दिया, तो kx फोर्स इधर लगेगा। अब स्प्रिंग को और छोटा सा एलिमेंट dx उधर की तरफ खींच रहा है, बहुत छोटा सा कि kx में ज़्यादा कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो फोर्स kx इधर लगेगा। तो अब वर्क डन क्या आ जाएगा, फोर्स F
इंटू डी एक्स, इसका ये फोर्स डिस्प्लेसमेंट और ये दोनों के बीच का एंगल। तो कितना आ जाएगा, फोर्स कितना है के एक्स, डिस्प्लेसमेंट डी एक्स, और थीटा कितना दोनों के बीच थीटा कितना, डी एक्स इधर की तरफ और के एक्स फोर्स इधर की तरफ, थीटा कितना है 180 डिग्री, तो कॉस 180 डिग्री। तो कितना आ जाएगा यहाँ से वर्क डन डी डब्ल्यू माइनस के एक्स डी एक्स। तो वर्क डन निकालना है तो इंटीग्रेट कर दो, माइनस साइन बाहर ले आता हूँ, के एक्स डी एक्स, कहाँ से कहाँ तक, एक्स इनिशियल से एक्स फाइनल। तो क्या आ जाएगा यहाँ से वर्क डन इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर, लिमिट कहाँ से कहाँ तक, एक्स इनिशियल से एक्स फाइनल। सो वर्क डन क्या आ जाएगा, माइनस हाफ के एक्स फाइनल स्क्वायर माइनस एक्स इनिशियल स्क्वायर। इज दैट क्लियर? तो वर्क डन बाय स्प्रिंग क्या आ जाएगा, माइनस हाफ के एक्स फाइनल स्क्वायर माइनस एक्स इनिशियल स्क्वायर, माइनस हाफ के एक्स फाइनल स्क्वायर माइनस एक्स इनिशियल स्क्वायर। याद करें, वर्क डन विल बी माइनस हाफ के एक्स फाइनल स्क्वायर माइनस एक्स इनिशियल स्क्वायर। ओके, फटाक से इतना नोट करो, फिर नोटिस कर। कोई डाउट किसी को कोई डाउट है? हमने क्या किया, स्प्रिंग इनिशियली सपोज नेचुरल लेंथ, इधर वाले पार्ट को भूल जाए, नेचुरल लेंथ पे था तो कोई फोर्स नहीं लगा था। अब हमने क्या किया, स्प्रिंग को एफ फोर्स लगा के खींच दिया, एक्स खींच दिया, तो स्प्रिंग में फोर्स कितना आ गया, के एक्स। अब फर्दर डी एक्स बहुत छोटा सा उधर खींचने के लिए हमें कुछ वर्क करना पड़ेगा स्प्रिंग फोर्स के अगेंस्ट। सिंपल सी बात है ना, क्योंकि फोर्स तो अभी स्प्रिंग में डेवलप हो गया के एक्स, अब अगर और डी एक्स खींचोगे तो स्प्रिंग भी वर्क करेगा, है ना। तो वो कितना वर्क करना होगा, फोर्स जो डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा, थीटा दोनों के बीच एंगल है, फोर्स कितना है के एक्स, कितना आप फर्दर खींचना चाह रहे हो डी एक्स, और थीटा कितना था 180, तो इतना आगे हमने इंटीग्रेट किया, क्या आएगा वर्क डन माइनस हाफ के एक्स फाइनल स्क्वायर माइनस एक्स इनिशियल स्क्वायर। फटाक से नोट कर लो, है ना। अब हम लोग केसेस पे डिस्कस करते हैं, इसको मैं मिटा देता हूँ, इसको मैं मिटा देता हूँ। देखते हैं कैसे वर्क डन बाय स्ट्रिंग पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। देखो हमने देखा कि वर्क डन बाय स्प्रिंग कितना निकाला हमने, माइनस हाफ के एक्स फाइनल स्क्वायर माइनस एक्स इनिशियल स्क्वायर, ये हमने निकाला एक जनरल केस के लिए। अब देखें केस फर्स्ट, इफ एक्स फाइनल इज ग्रेटर देन एक्स इनिशियल, एक्स फाइनल इज ग्रेटर देन एक्स इनिशियल, तो क्या आ जाएगा, वर्क डन क्या आ जाएगा, नेगेटिव। तो यहाँ से देखें ये क्वांटिटी पॉजिटिव कि नेगेटिव पहले से, तो वर्क डन क्या आ जाएगा, नेगेटिव। वर्क डन क्या आ जाएगा, नेगेटिव। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लेते हैं ये स्प्रिंग थी, है ना, ये नेचुरल लेंथ थी, इसको ऐसे खींच दिया गया, ऐसे यहाँ तक, ये इसका नेचुरल लेंथ था, मान लेते हैं 5 मीटर, है ना। इसको नेचुरल लेंथ से 1 मीटर खींच के रखा गया था, बाद में 2 मीटर और खींच दिया गया, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, एक्स फाइनल। ये इनिशियली कितना एलोंगेटेड था, 1 मीटर, बाद में और कितना एलोंगेट कर दिया गया, 2 मीटर, है ना, नेचुरल लेंथ। तो वर्क डन क्या आ जाएगा, यहाँ से नेगेटिव आ जाएगा। दूसरा केस, केस 2, सपोज इफ एक्स फाइनल इज लेस देन एक्स इनिशियल, तो वर्क डन क्या आ जाएगा, अब ये क्वांटिटी नेगेटिव हो जाएगी, नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। सेम तरीके से यहाँ से मैं ऐसे समझा सकता हूँ कि सपोज एक्स इनिशियल 1 मीटर था, हम एक्स फाइनल को 0.5 ही खींच रहे हैं, तो वर्क डन क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। केस 3, केस 3, सपोज एक्स इनिशियल इज इक्वल टू एक्स फाइनल, तो वर्क डन क्या आ जाएगा, 0। तो यहाँ से हम लोग क्या देख रहे हैं कि वर्क डन बाय स्प्रिंग में बी पॉजिटिव, 0 और निगेटिव। ओके, वर्क डन बाय स्प्रिंग में बी पॉजिटिव, 0 और निगेटिव, तीनों हो सकता है ना। बट हम लोगों को इतना डिटेल में अभी जेई क्लास में पढ़ना था, मतलब फिलहाल बता दिया अभी तुम लोगों को, है ना। लेकिन अगर इफ स्प्रिंग was initially
एट नेचुरल लेंथ, यानी कि उसमें ना ही कोई इलोंगेशन था ना ही कोई कॉम्प्रेशन था, तो x इनिशियल क्या होगा 0, एंड सपोज x फाइनल x हो गया, तो वर्क डन बाय स्प्रिंग क्या आ जाएगा -12kx²। अब चाहे उसको कॉम्प्रेस किया गया हो चाहे इलोंगेट किया गया हो, है ना। तो लिखें हमेशा कि इफ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इफ स्प्रिंग इज elongated or compressed from its natural length, then work done by spring will always be negative, है ना। अगर स्प्रिंग को नेचुरल लेंथ से कंप्रेस किया गया, एलोंगेट किया गया, फॉर एग्जांपल मान लेते हैं ये स्प्रिंग है, इनिशियली नेचुरल लेंथ पे थी, इसको खींच दिया गया x, ये इनिशियली नेचुरल लेंथ पे थी, इसको क्या कर दिया गया x खींच दिया गया। नेचुरल लेंथ से कितना खींच दिया गया बच्चा, फोर्स F लगा के इसको नेचुरल लेंथ से x खींच दिया गया, तो वर्क डन कितना आ जाएगा -12kx², क्योंकि x इनिशियल तो 0 है, यहाँ पे x इनिशियल क्या है 0, और x फाइनल किसके बराबर हो जाएगा x के, तो इस फार्मूले में लोग रखेंगे तो क्या मिल जाएगा -12kx²। सिमिलरली अगर स्प्रिंग को कॉम्प्रेस किया गया है, सपोज ये नेचुरल लेंथ थी, है ना, इसको नेचुरल लेंथ से कॉम्प्रेस कर दिया गया x, फोर्स लगा के, इस पे ऐसे फोर्स लगा के F कॉम्प्रेस कर दिया गया, कितना कॉम्प्रेस कर दिया गया x, है ना। तो यहाँ पे जब ये नेचुरल लेंथ पे थी तो यहाँ पे x इनिशियल 0, यहाँ पे x फाइनल का वैल्यू कितना हो गया x, तो यहाँ पे रखोगे तो क्या आ जाएगा -12kx², तो -12kx²। तो हमेशा ध्यान रखेंगे स्प्रिंग अगर नेचुरल लेंथ से कॉम्प्रेस या इलोंगेट की जा रही है तो वर्क डन हमेशा क्या होगा नेगेटिव होगा। इज दैट क्लियर टू यू। अगर स्प्रिंग नेचुरल लेंथ से कॉम्प्रेस की जा रही है या इलोंगेट की जा रही है तो वर्क डन बाय स्प्रिंग विल ऑलवेज बी नेगेटिव। इज दैट क्लियर। चलो फटाक से मिटा देता हूं मैं। है ना। चलो क्वेश्चन लिखो सभी लोग। फोर्स कांस्टेंट ऑफ ए स्प्रिंग इज 200 न्यूटन मीटर। देन वर्क डन in compressing it by 1 meter will be option A 200 joule, option B minus 200 joule, option C minus 100 joule, option D plus 100 joule। चलो जल्दी से बता दो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, फटाक से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है फटाफट बता दो। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है यहाँ पे, ऑप्शन सी करेक्ट है। नेचुरल लेंथ था स्प्रिंग, द वर्क डन कंप्रेसिंग इट बाय 1 मीटर विल बी फ्रॉम नेचुरल लेंथ। नोट कर लो स्प्रिंग इनिशियली कहाँ पे था, नेचुरल लेंथ पे था। ठीक है, तो वर्क डन अगर नेचुरल लेंथ में तो कितना होता है हाफ के माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर, माइनस हाफ के का वैल्यू 200, एक्स का वैल्यू 1 स्क्वायर, तो कितना जगह से -100। सो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन सी इज करेक्ट। इज दैट क्लियर। अब चाहे इसको 1 मीटर इलोंगेट किया गया होता, चाहे 1 मीटर कॉम्प्रेस किया गया होता, आंसर क्या होता, सेम होता। नोट करो। चलो हाँ, एक चीज़ मैंने वहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक बताया, उसको आप लोग करेक्ट कर लें। जैसे मैंने ये बोला कि मान लेते हैं स्प्रिंग इनिशियली नेचुरल लेंथ में था, कितना था नेचुरल लेंथ पे, यानी कि यहाँ पे कोई x0 है,
नेचुरल लेंथ में स्प्रिंग। हमने क्या किया, इसको पहले से थोड़ा सा इलांगुएट करके रखा, दिस इज एक्स इनिशियल, है ना। फिर हमने फर्दर इस पर फोर्स लगाया, पहले से एक्स इनिशियल इलांगेटेड था, पहले से ही फोर्स लगाया इसमें और इसको इलांगेट कर दिया यहाँ तक, है ना। दिस इज एक्स फाइनल। वहाँ पे मैंने यहाँ से मेजर कर लिया था ना एक्स फाइनल, वो चीज़ गलत थी, आप सही कर लेंगे, ये एक्स फाइनल है। तब वर्क डन क्या आ जाएगा, -12 के एक्स फाइनल स्क्वायर माइनस एक्स इनिशियल स्क्वायर। अभी क्या है यहाँ पे, एक्स फाइनल इज मोर देन एक्स इनिशियल, तो वर्क डन क्या आ जाएगा, नेगेटिव। वर्क डन क्या आ जाएगा, नेगेटिव। ओके, वर्क डन क्या आ जाएगा, नेगेटिव। दूसरा, अगर मान लेते हैं ये एक्स फाइनल जो है एक्स इनिशियल से कम हो गया, जैसे यहीं तक इलांगेट हुआ, बस यहीं तक, तो ये एक्स फाइनल। तो यहाँ पे एक्स फाइनल एक्स इनिशियल से कम है, दिस इज एक्स इनिशियल, दिस इज एक्स फाइनल, तो यहाँ पे क्या है, वो हो जाएगा वर्क डन -12 के एक्स फाइनल स्क्वायर माइनस एक्स इनिशियल स्क्वायर। यहाँ पे एक्स फाइनल लेस देन एक्स इनिशियल, तो ये टर्न नेगेटिव, और नेगेटिव क्या आ जाएगा, पॉजिटिव, तो यहाँ पे वो टर्न क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। वहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक था, नोट कर लें, सही कर लें उसको। ओके, चलो मिटाता हूँ मैं इसको। और एक क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन, a spring of spring constant, a spring of spring constant 100 Newton per meter was elongated 1 meter. Okay, elongated 1 meter. कैलकुलेट, अच्छा छोड़ो ये सब छोड़ो, जेई क्लास में आपको करवा दिया जाएगा, बार बार वही चीज़ क्यों करवाएं हम लोग, वो जो उतना पढ़ना ही नहीं है अभी इसमें, है ना। सिलेबस का भी तो कंप्लीट करना है, अभी 2 क्वेश्चन कराएंगे, आधा घंटा निकल जाएगा, सिलेबस भी कंप्लीट करना। तो हम लोग को हमेशा ध्यान रखना, हमको अभी जो पढ़ना है स्कूल एग्जाम के लिए, उसमें आपकी जो स्प्रिंग होगी वो आप नेचुरल लेंथ से इलांगेट हो रही होगी या नेचुरल लेंथ से कॉम्प्रेस हो रही होगी। ओके, तो आप लोग को हमेशा लिखना है कि वर्क डन बाय स्प्रिंग क्या हो जाएगा, -12 के एक्स स्क्वायर, जहाँ पे ये एक्स कहाँ से मेजर किया गया, नेचुरल लेंथ से इलांगेशन या कॉम्प्रेशन। अगर इतना ध्यान रखना, अगर स्प्रिंग नेचुरल लेंथ से इलांगेट हो रही है या कॉम्प्रेस हो रही है, तो वर्क डन हमेशा क्या होगा, नेगेटिव होगा। वर्क डन हमेशा क्या होगा, नेगेटिव होगा। ओके ओके, चलो एक क्वेश्चन करते हैं, कैलकुलेट वर्क डन व्हेन ब्लॉक slowly moves up the inclined plane to store its natural length as shown. Okay, थीटा ये दिया हुआ है, स्मॉल है ना। ऑप्शन दे देता हूं मैं, ऑप्शन ए mg sin थीटा बाई k इंटू एक्स, ऑप्शन बी हाफ के mg sin थीटा होल स्क्वायर, ऑप्शन सी हाफ के mg sin थीटा, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। चलो जल्दी से बताओ कौन सा ऑप्शन करो फटाक से। क्वेश्चन समझ में आ रहा है, एक ब्लॉक है,
ऐसे रखा होगा तो इनिशियली स्प्रिंग में कुछ कॉम्प्रेशन रहा होगा ना, अब ब्लॉक धीरे धीरे ऊपर मूव कर रहा है, तो स्टोर द नेचुरल लेंथ, तो वर्क डन कितना करेगा स्प्रिंग वो बताना है, वर्क डन बाय स्प्रिंग, वर्क डन बाय स्प्रिंग फटाक से। चलो देखते हैं। तो हमको एक ही फार्मूला पता है, क्या पता है हम लोगों को कि वर्क डन बाय स्प्रिंग, तो हमको एक ही फार्मूला क्या होता है, माइनस हाफ के एक्स फाइनल स्क्वायर माइनस एक्स इनिशियल स्क्वायर। अब बताओ यहाँ पे क्या इनिशियली स्प्रिंग में कॉम्प्रेशन होगा कि नहीं, क्या नेचुरल लेंथ से वो स्टोर कर इलोंगेट या कॉम्प्रेस हो रहा है, नहीं। ऐसे इक्विलिब्रियम में जब ब्लॉक था तो उसमें कॉम्प्रेशन रहा होगा, वो कॉम्प्रेशन आप कैसे निकालोगे, सिंपल बताओ, mg फोर्स ऐसे लग रहा है, इस mg के दो कंपोनेंट होंगे, इधर की तरफ एक इधर की तरफ, ये वाला कंपोनेंट कितना आ जाएगा mg साइन थीटा। तो इस स्प्रिंग पे इधर की तरफ फोर्स लगाया ब्लॉक ने mg साइन थीटा, तो स्प्रिंग ने इधर की तरफ कितना फोर्स लगाया होगा, kx मान लेते हैं इनिशियल, यही तो कॉम्प्रेशन हुआ होगा। स्प्रिंग कितना फोर्स लगाती है, kx, जितना x जहाँ पे उसका कॉम्प्रेशन एलोंगेशन है। तो इनिशियली जब ब्लॉक इक्विलिब्रियम में था तो हम लोग क्या लिखेंगे, kx i मस्ट बी इक्वल टू mg साइन थीटा, तो यहाँ से एक्स आई क्या आ जाएगा, mg साइन थीटा बाई के। दिस इज द इलोंगेट कॉम्प्रेशन इन द स्प्रिंग, दिस इज द इनिशियल कॉम्प्रेशन इन द स्प्रिंग। आपने न्यूटन लॉज ऑफ मोशन में पढ़ा होगा ये सब निकालना, है ना। तो अब इतना अगर कॉम्प्रेशन था तो बताओ क्या स्प्रिंग नेचुरल लेंथ में थी, नहीं, मतलब इनिशियली स्प्रिंग में कॉम्प्रेशन था, तो माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर हम लोग नहीं लगा सकते, हमको ये वाला जनरल तरीके से जाना होगा। तो अब यहाँ पे ध्यान से देखें, x इनिशियल कितना है, mg साइन थीटा बाई के, mg साइन थीटा बाई के। x फाइनल क्या बोला है, टू स्टोर नेचुरल लेंथ, कैलकुलेट वर्क डन बाय स्प्रिंग टू स्टोर इस नेचुरल लेंथ, नेचुरल लेंथ स्टोर कर लेगा तो x फाइनल क्या आ जाएगा, 0। अब इस फार्मूले में रखो तो वर्क डन क्या आ जाएगा, माइनस हाफ के x फाइनल 0 माइनस x इनिशियल होल स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा, mg साइन थीटा होल स्क्वायर बाई के स्क्वायर। ये माइनस से माइनस खत्म हो जाएगा तो क्या बच जाएगा इधर से, और एक के से एक के को ख़त्म कर देते तो क्या आ जाएगा, हाफ 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 mg साइन थीटा होल स्क्वायर बाई के, ये होगा हमारा आंसर, हाफ mg साइन थीटा होल स्क्वायर बाई के। तो इसमें से कोई ऑप्शन नहीं मिला, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन डी करेक्ट है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन डी करेक्ट है। समझ में आ रहा है कि नहीं, नोट करो। चलो मिटा दें। अब देखिए यहाँ पे फ्रिक्शन वगैरह भी दे सकता था, तो फ्रिक्शन वगैरह भी निकालना पड़ता है हम लोगों को, है ना। नेक्स्ट राइट डाउन वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क एनर्जी थ्योरम, काफ़ी इम्पोर्टेंट, काफ़ी खूबसूरत सा वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क एनर्जी थ्योरम। तो ये थ्योरम क्या कहता है, वर्क डन बाय all the forces will be equal to change in kinetic energy of the body। काइनेटिक एनर्जी सभी को पता है, काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, हाफ mv स्क्वायर। अगर कोई बॉडी v स्पीड से मूव कर रहा है तो उसमें एक एनर्जी होती है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, काइनेटिक एनर्जी, और वो कितना होता है, हाफ mv स्क्वायर। हम लोग सभी को पता है काइनेटिक एनर्जी कितना होता है, हाफ mv स्क्वायर, पढ़ा होगा, ज़्यादा डिस्कस करने की जरूरत नहीं है इस पर, है ना। मतलब वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस विल बी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक मतलब फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। प्रूफ कैसे करते हैं इसको, प्रूफ कैसे करते हैं, ध्यान से देखो। नेट वर्क डन इक्वल टू क्या होता है, वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस क्या होता है, वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस क्या होता है, एफ डॉट टी एक्स इंटीग्रल, है ना। अब मैं फोर्स को क्या लिख सकता हूँ, क्या मास इंटू एक्सीलरेशन लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ ना। एक्सीलरेशन को मैं फर्दर क्या लिख सकता हूँ, dv बाई dt लिख सकता हूँ ना, बोलो
dv बाई dt इंटू डी एक्स, डी वी बाई डी टी इंटू डी एक्स। तो वर्क डन क्या आ जाएगा यहाँ से, इंटीग्रल m, अब डी एक्स बाई डी टी में लिख दिया इसको ऐसे, इसको डी वी कर दिया। अब ये डी एक्स बाई डी टी क्या है, वेलोसिटी है, तो ये क्या बन जाएगा m वी डी वी। कहाँ से इंटीग्रेट, इनिशियल वेलोसिटी से फाइनल वेलोसिटी तक इंटीग्रेट कर देते हैं, तो ये क्या बन जाएगा हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर। सो वर्क डन यहाँ से क्या आ गया, हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर। ये चीज़ क्या है, फाइनल काइनेटिक एनर्जी, ये चीज़ क्या है, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, ये चीज़ क्या है, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। तो वर्क डन क्या आ गया, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। अगर वर्क डन पॉजिटिव है तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा, अगर वर्क डन नेगेटिव है तो काइनेटिक एनर्जी घटेगा। सिंपल है ना, समझ में आया, सिंपल। यहाँ पे इंटीग्रेट किया मैंने, किसी को दिक्कत है, मास कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, v का इंटीग्रेशन v स्क्वायर बाई 2, फिर u से v तक लिमिट लगा दिया। v क्या है, फाइनल वेलोसिटी, u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, तो ये क्या हो जाएगा हमारा फाइनल काइनेटिक एनर्जी, ये क्या हो जाएगा हमारा इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? फटाक से नोट कर लो, फटाक से नोट करो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो हम लोगों के अब यहाँ पे हम लोगों ने क्या देखा कि वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, दिस इज द नेट वर्क डन। ये जो वहाँ पे W आया था, ये क्या है, नेट वर्क डन। कैसा है, नेट वर्क डन, दैट मीन्स वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस, वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस। क्या है बच्चा, वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस, मतलब कि हमने क्या देखा कि वर्क डन क्या आया, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। वर्क डन इक्वल टू क्या है, हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर। अब ये क्या है, वर्क डन बाय एक्सटर्नल प्लस वर्क डन बाय फ्रिक्शन प्लस वर्क डन बाय नॉर्मल प्लस वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल प्लस वर्क डन बाय सूडो प्लस वर्क डन बाय अदर। दिस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, हाफ एम बी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर। समझ में आया, नोट करो। मतलब वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस, वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। वर्क डन बाय फ्रिक्शन, इसको मिटा देते हैं, ठीक, इसमें अदर में वो चीज आ गया, ठीक है। तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन प्लस वर्क डन बाय नॉर्मल प्लस वर्क डन बाय ग्रेविटी प्लस वर्क डन बाय सूडो प्लस वर्क डन बाय अदर फोर्सेस इक्वल टू हाफ एम बी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर। मतलब हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, वर्क डन बाय फ्रिक्शन प्लस वर्क डन बाय नॉर्मल क्या हो जाएगा, वर्क डन बाय नॉर्मल प्लस वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल प्लस वर्क डन बाय सूडो। वर्क डन किस पे डिपेंड करता है, फ्रेम पे डिपेंड करता है, ठीक है, सूडो प्लस वर्क डन बाय अदर, अदर में स्प्रिंग भी हो गया, वर्क डन बाय स्प्रिंग प्लस वर्क डन बाय अदर, टेंशन, फंक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक, मैग्नेटिक, कुछ भी इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर। ठीक है, फ्रिक्शन प्लस नॉर्मल प्लस ग्रेविटेशन प्लस सूडो प्लस स्प्रिंग प्लस अदर इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर। इज दैट क्लियर, इज दैट क्लियर? तो ये होता है हमारा वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस, है ना। फटाक से नोट कर लो, नोट कर लो फटाक से। चलो अब एक क्वेश्चन छोटा सा करते हैं, ज़्यादा क्वेश्चन मैं नहीं कराऊंगा, है ना, एक सिंपल सा क्वेश्चन करते हैं। चलो सिंपल सा क्वेश्चन करते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या है,
स्प्रिंग कांस्टेंट के, ब्लॉक ऑफ मास m मूविंग विथ स्पीड u टुवर्ड दिस सरफेस इज स्मूथ, ओके। कैलकुलेट मैक्सिमम compression in the spring, मैक्सिमम कॉम्प्रेशन इन द स्प्रिंग, ओके। ये हम लोगों को कैलकुलेट करना है। ऑप्शन क्या है? ऑप्शन ए अंडर रूट mu स्क्वायर बाई के, ऑप्शन बी अंडर रूट mu बाई के, ऑप्शन सी अंडर रूट mg बाई के, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। फटाक से बता दो मैक्सिमम कॉम्प्रेशन, सरफेस स्मूथ है, फटाफट बता दो कौन सा ऑप्शन होगा। चलो अब देखते हैं। तो हम लोग क्या देखते हैं कि अभी ये तो ब्लॉक आ रहा है, तो इसके पास इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितना, हाफ mu स्क्वायर, है ना। जब ये स्प्रिंग को कंप्रेस करना शुरू करेगा, ऐसे यहाँ से ये स्प्रिंग को u स्पीड से कंप्रेस करना शुरू किया, जब ये कंप्रेस करना शुरू किया तब इसके पास काइनेटिक एनर्जी कितना था, हाफ mu स्क्वायर। अब कंप्रेस करना शुरू करेगा तो मान लेते हैं रास्ते में पहुंचा यहाँ कहीं, ये ऐसे कंप्रेस करते हुए यहाँ कहीं तक ये कंप्रेस कर दिया, तो अभी भी क्या स्पीड u रहेगा, अभी स्पीड चेंज हो गया क्योंकि इस ब्लॉक पे इधर की तरफ स्प्रिंग फोर्स लगा रही है kx, इधर कर कंप्रेस कर रहा है ना। बताओ तो मैक्सिमम कंप्रेस क्या होगा, अभी इधर की तरफ स्पीड इसका कुछ v होगा, हमको मैक्सिमम कंप्रेशन निकालना, तो क्या होगा, ब्लॉक ऐसे कंप्रेस करते 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 आएगा, एक जगह पर रेस्ट पे आ जाएगा। अब यहाँ पे रेस्ट पे आया तो स्प्रिंग फोर्स उधर लग रहा है, अब ये इधर की तरफ जाना स्टार्ट कर देगा, है ना। तो मैक्सिमम कंप्रेशन कहाँ पे होगा, जहाँ पे ब्लॉक मोमेंटरली किस पे आ जाएगा, रेस्ट पे आ जाएगा। समझ में आया? तो हम लोग क्या लगा देते हैं, वर्क एनर्जी थ्योरम। कहाँ से कहाँ तक, ये नेचुरल लेंथ था ना, यहाँ से यहाँ तक ये मैक्सिमम कंप्रेशन है xm, तो यहाँ से यहाँ तक हम लोग क्या लगाते हैं, वर्क एनर्जी थ्योरम। तो वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस इनिशियल। बताओ वर्क डन बाय ऑल, यहाँ पे नॉर्मल क्या वर्क करेगा, नहीं। फ्रिक्शन क्या वर्क, फ्रिक्शन तो है नहीं। ग्रेविटेशन क्या वर्क करेगा, नहीं। सिर्फ कौन वर्क करेगा, स्प्रिंग। तो स्प्रिंग की वजह से वर्क डन कितना होता है, माइनस हाफ, नेचुरल लेंथ से ये कंप्रेस हो रही है तो माइनस हाफ के xm स्क्वायर, मैक्सिमम कंप्रेशन xm स्क्वायर। फाइनल काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे 0, इनिशियल कितना, हाफ mu स्क्वायर, माइनस से माइनस खत्म, तो x हाफ से हाफ खत्म, तो x से m इक्वल टू कितना आ जाएगा, अंडर रूट mu स्क्वायर बाई के। ऑप्शन ए इज करेक्ट। इज दैट क्लियर? फटाक से नोट करो, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में और अच्छे क्वेश्चन इस पर प्रैक्टिस करेंगे। ओके, थैंक यू।